अगला स्टेप था भैया जी वगैरह को तार देने का। कानपुर से भैया जी और फैजाबाद से दूसरे भाई सभी कलकत्ता आ गए। शिकवा शिकायत, बहस हुई, कुछ कहा सुनी भी हुई। अंततः भैया जी ने कहा, मुझे पहले से बता देते तो क्या हम आगे बढ़कर खुद विवाह ना कराते? आखिर हमारे छोटे भाई का ब्याह था। ये कहाँ तक संभव होता ये तो ईश्वर ही जानता है, पर हमें तो यही लगता रहा कि ये सब कहने की बातें हैं। यदि उन्हें पहले से पता लग जाता तो स्थिति दूसरी ही होती। खैर, उस बात को सोचने से कोई फायदा नहीं था। मैं इस सब के दौरान रसोई में ही व्यस्त रही। अपनी मर्जी से विवाह करने का खमियाजा कुछ तो भुगतना ही था। इस बीच परिवार वालों की ओर से साहस का एकमात्र संबल बने राधेश्याम और उनकी माँ। राधेश्याम ठाकुर के सबसे बड़े भाई के बेटे थे। ठाकुर अपने पिता की सबसे छोटी संतान थे। इस प्रकार उनके हम उम्र ही थे राधेश्याम। एक साथ ही दोनों IAS और एलाइट सर्विसेज में आए थे। हमारे निश्चय का आभास तो उन्हें पहले से था। अतएव एक सत्य को वाणी का वरदान मिलते देखकर उन्होंने बहुत साथ दिया। उनकी माँ, जो ठाकुर की बड़ी भाभी थी, उन्होंने सबको समझाया कि मारे घर आ गई है तो मारी भई, इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। भैया जी, भाभी जी करीब 10-12 दिन कलकत्ता रहे। भैया जी को एक ही डर था कि पढ़ी लिखी लड़की आई है, होटलों में ही घूमेगी, हम बड़े लोगों की बातें कहाँ मानेगी। मुझे समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। पढ़ाई लिखाई का मतलब तो अधिक शालीनता, अधिक खूबसूरत मोड़ देकर नए और पुराने का समन्वय करना होना चाहिए। एक पुराने परिवार में अपनी ईगो या अपने झूठे अहंकार को लेकर चलने से तो स्थितियां बिगड़ ही जाती हैं। मैं ये सब बात समझती थी और सोचती थी कि शायद उनकी जगह मैं होती तो मेरी भी प्रतिक्रिया यही होती, और इसी सोच ने सभी विरोधाभासों को मेरे समक्ष नगण्य करार दिया। कलकत्ता की ग्रैंड होटल में हमारी शादी का रिसेप्शन हुआ। कार्ड छपवाए गए, वर वधू का नाम लिखा गया, पर आमंत्रित केवल पुरुष ही किए गए। हमारी शादी के रिसेप्शन में घर के सभी पुरुष गए, मैं नहीं गई। आमंत्रितों में कुछ महिला ऑफिसर भी थीं। इस बात का शायद पहले ध्यान नहीं रहा होगा। राधे जी के बड़े भाई जगन जी रिसेप्शन के बीच गाड़ी लेकर घर आए। बोले, चाची जी चलिए, वहां लेडी ऑफिसर्स भी हैं। अच्छा नहीं लगता कि विवाह के रिसेप्शन में जहां कुछ महिलाएं भी हों, वधू उपस्थित ना हो, केवल वर ही उपस्थित हो। मैंने उन्हें बड़े स्नेह से मना कर दिया कि शायद भैया जी को अच्छा नहीं लगेगा कि नई ब्याही बहू होटल जाए। उन्होंने बहुत कहा, पर मैं नहीं गई। ऐसा मैंने किसी डर के कारण नहीं किया, बल्कि निर्णय ये सोच लिया था कि यदि हमें बड़ों से कुछ चाहिए, उनका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद, तो हमें भी तत्पर रहना चाहिए उनकी मान्यताओं और भावनाओं का आदर करने के लिए। परिपाटियां एक दिन में तो नहीं तोड़ी जा सकती हैं। उसके लिए अपने आचरण व्यवहार से पहले एक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद ही बदलाव लाया जा सकता है। बाद में पता चला कि मेरे इस निर्णय ने भैया जी के मन में मेरे लिए एक अलभ्य स्नेह व आदर पैदा कर दिया था, जो बाद के दिनों में बार बार प्रकट होता रहा और जिसने मेरे सोच को सत्य का कलेवर बना दिया। प्यार पाने के लिए पहले अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। ये बात कितनी सच उतरी। 10-12 दिन रहने के बाद भैया जी और भाभी जी खुश खुश वापस चले गए। परिस्थितियों से उन्होंने समझौता कर लिया था। रह गई मैं, ये और अम्मा जी। अम्मा जी मुझे काली मंदिर, दक्षिणेश्वर आदि सभी जगहों पर ले गईं, मनौतियां मांगी और आशीर्वादों की बाढ़ ला दी।
जीवन को एक नया अर्थ मिल गया था। दिन और रातें बीत रही थीं। अम्मा के प्यार का साया था। दिन घर के काम काज में बीतता और शामें इनके ऑफिस से लौटने के इंतजार में। खा पीकर रात देर तक अम्मा के पैर दबाती तो वह गदगद हो जाती। कहती, पढ़ाई लिखाई का असली अर्थ तो अब समझ में आया। सब लोग हमें नाहक ही डराते थे। कलकत्ता में हम करीब 10 महीने रहे। इनका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया और बंबई पोस्टिंग हो गई। सरकारी नौकरी के साथ तबादले और पोस्टिंग उसी तरह जुड़े रहते हैं जैसे फिल्मों के साथ मनोरंजन कर। लिहाजा बंबई जाने की बात सुनकर कुछ अटपटा नहीं लगा। हाँ, उन दिनों बंबई ऐसी लगती थी जैसे समुद्र पार की कोई नगरी हो, दूर, काफी दूर, जहां एक ओर नए जीवन की शुरुआत का आनंद था, वहीं दूसरी ओर फिर से एक बार इनसे अलग रहने की बात सोचकर एक ठंडापन आत्मा को, दिल और दिमाग को घेर लेता था। सुना था बंबई में मकानों की समस्या बड़ी विकट है। स्कूल के जमाने की सहेली सरोज बंबई के पास नासिक में रहती थी। उसे चिट्ठी लिखकर अपनी बेचैनी और हालात की दुहाई देकर कहा कि वह किसी न किसी तरह एक ठीक से मकान का प्रबंध करे। एकदम से परिवार को ठाकुर बंबई नहीं ले जा सकते थे। मजबूरी में मुझे व अम्मा जी को लेकर कानपुर आए। पहली बार ससुराल में रहने का अनुभव हुआ। सर ढककर रहना पड़ता था। प्रयत्न यही रहता था कि सभी लोगों को खुश रखूं। कलकत्ता में केवल मैं और अम्मा जी ही थी। यहाँ जेठ जेठानी, नंदे, उनके बच्चे सभी थे। बड़ा अंतर था पहले की और अब की स्थिति में। विवाह के पहले मैं इन सबसे मिलती थी, उन्मुक्त चहकती हुई चिड़िया की तरह, और अब मर्यादाशील गृहस्थिन का कर्तव्य निभाने वाली बहू की तरह। अक्सर ऐसा होता कि जब नई बहू ससुराल आती है तब उसकी कमियां ढूंढी जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक परिवार से अलग होकर वह दूसरे परिवार में जुड़ती है। धान के पौधे की भांति एक जगह रोपा हुआ पौधा दूसरी जगह अपने लिए एक आसमान ढूंढता है। उसे चाहिए स्नेह और प्यार की बरसात, जिससे वह अपने को सुरक्षित महसूस कर सके और उन्मुक्त प्यार के वातावरण में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। पर ऐसा होता नहीं है। पड़ोसियों तक की आंखें उस पर केंद्रित रहती हैं कि कब वह कोई गलती करे और कब उसकी बखिया उधेड़ी जाए। मैं भाग्यशाली थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। शायद इसका कारण ये था कि उस परिवार के लिए मैं अजनबी नहीं थी। मैं वही थी, परिवार वही था, बस रिश्ता बदल गया था। चहकती चिड़िया की जगह मैं नथ पहने, ओढ़ना ओढ़े घर की वधू थी। पारंपरिक मारवाड़ी परिवार में प्रगतिशीलता की एक नई लहर। माँ की एक सहेली लखनऊ में रहती थी। उनका पत्र आया, पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लिखा था, बेटी, इस वक्त तुम्हारी माँ मेरी बहन होती तो कितनी खुश होती, पर उस देवी की खुशी और दुआएं स्वर्ग से भी तुम्हारे लिए शुभकामना करेंगी। मेरी दुआ से तुम फलो फूलो, हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हें वह शक्ति दे कि तुम सबको खुश रख सको। तुम्हारे लिए इन सभी लोगों का प्रेम जागे और जिस देवी ने तुम्हें जन्म दिया, एक होनहार लड़की बनाया, उसका और अपने भाइयों का नाम तुम सूरज की तरह चमकाओ, यही दुआ करती हूँ। उनके पत्र से मुझे बहुत बल मिला। उनका पत्र मानो माँ का आशीर्वाद था। अम्मा जी द्वारा बताई गई सभी पारिवारिक रीतियों को मैं उन्हीं के ढंग से करती। वह ओढ़ना ओढ़ने को कहती, मैं ओढ़ लेती, बल्कि मुझे अच्छा ही लगता। तीज त्योहार पर्व पर मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर बायना निकालने को कहती, मैं कर लेती। परिवार में सब जगह मैं उनके साथ ओढ़नी ओढ़कर, सिर ढक कर,
ठेठ मारवाड़ी बहू की तरह चल पड़ती। फिर भी कई बार ऐसे अवसर आए कि समस्या कठिन लगने लगती। ठाकुर की मित्र मंडली इकट्ठा होती। इनको एक सप्ताह ही कानपुर रहना था। नित्य नए प्रोग्राम बनते। आज जाजमऊ जाना है, कल लखनऊ चलना है आदि। वे चाहते कि मैं भी साथ चलूं, पर यहाँ मैं अपनी मर्जी की स्वामिनी तो थी नहीं। अम्मा जी से पूछना पड़ता था, वह कहें तभी जा सकती थी। ऐसे ही एक दिन लखनऊ जाने का प्रोग्राम बना। मैंने अम्मा जी से पूछा कि क्या मैं चली जाऊं। अम्मा जी तो सिर में रुमाल लपेटकर लेट गई। बोली, बेरोकोनी, अर्थात मुझे नहीं मालूम। मैंने भैया जी से भी पूछा, उन्होंने भी कह दिया। मैं क्या बताऊं? ठाकुर दरवाजे के बाहर खड़े थे और हाथ के इशारे से बार बार चलने को कह रहे थे कि साथ चलो। मैं समझ रही थी इनकी इच्छा। वे घर में बैठने वाली पुरातन पंथी पत्नी तो नहीं लाए थे। जीवन की राह पर कदम से कदम मिलाकर चलने वाली सहधर्मिणी लाए थे। मेरी स्थिति बड़ी विषम थी। इधर कुआं, उधर खाई। ना तो इनको नाराज कर सकती थी और ना घर वालों को। मैं साथ चली जाती तो भैया जी और अम्मा जी कहते तो कुछ नहीं, पर क्षण के निर्णय की नजाकत को मैं समझती थी। मैंने इनसे कहा, जब तक भैया जी जाने को नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगी। भैया जी ने जब देखा कि इच्छा होते हुए भी मैं मन महसूस कर रुक गई हूँ और चेहरे पर एक शिकन तक नहीं ला रही हूँ, जाहिर है कि उनकी इच्छा का सम्मान कर रही हूँ, तो उन्होंने जाने की इजाजत दे दी। ये मेरी दूसरी विजय थी। पहली विजय वह थी जब मैं अपनी शादी के रिसेप्शन पे नहीं गई थी। ये छोटी छोटी किंतु अहम बातें थी जिनसे मैंने सभी का दिल जीता। अक्सर विवाह के बाद नए घर में आते ही लड़कियां अपनी चलाना चाहती हैं। उन्हें लगता है पति अपना है तो उस पर अधिकार भी अपना ही होना चाहिए। वह भूल जाती हैं कि आयु के 25 वर्ष तक वह किसी माँ के कलेजे का टुकड़ा था और उसका सारा प्रेम उसी पर केंद्रित था। धीरे धीरे तो सास भी परिस्थितियों को समझ लेती हैं, किंतु एकाएक कोई उससे उसके एकाधिकार की चीज छीनने की कोशिश करता है तो स्वाभाविक है उसे क्या किसी को भी बुरा लगेगा। जो बात पति के बारे में सही है वही बात गृहस्थी के विषय में भी लागू होती है। पिछले साम्राज्य की रानी के उसके सारे अधिकार छीनने की कोशिश वैमनस्य को जन्म देती ही है। क्रमशः प्यार दुलार से उसके मन को जीतने के बाद तो सब कुछ सहज और सरल हो जाता है। बड़ों को केवल आदर सम्मान चाहिए, साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि उस घर में जहां वह इतने वर्षों तक अपनी मर्जी के मुताबिक रहे हैं अब भी रहें और कभी कभी उनसे सलाह कर ली जाए। उनकी सलाह पर अमल करना ना करना अपने ऊपर निर्भर करता है। सही मायनों में वे नई बहू की गृहस्थी में आदर पूर्वक रहने के साथ साथ अपना इन्वॉल्वमेंट भी चाहते हैं। अपना बनकर रहना चाहते हैं, बेगाना बनकर नहीं। प्रारंभ के 6 महीने कसौटी पर खरा उतरने के हैं। उस समय उनकी बात मानकर उनका मन जीत लिया तो जीवन भर तो अपनी ही चलती है। इस सूत्र को गांठ बांध लेना ही परिवार में सुख शांति का आधार होता है।